हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। MD सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ। उसमें आज हम अपना नया एक्ट कर रहे हैं। ये हमारी यूनिट 4 का लास्ट एक्ट है, जो है हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। आज इस लेक्चर में हम इस एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज चाइल्ड लेबर। कि हम चाइल्ड लेबर एक्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर क्या होता है। नॉर्मल अगर हम कॉमन सेंस में लें तो क्या होता है चाइल्ड लेबर इज कि अगर हम किसी छोटे बच्चे से जिसकी एज 14 ईयर से कम है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ये हमें प्रोविजन दी हुई है कि किसी कोई भी बच्चा जिसकी 14 ईयर से कम एज है, अगर हम उससे किसी भी तरीके का कोई काम करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, तो उसे हम चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन के अंडर लेंगे। मीन्स practice of having children engage in economic activity on part or full-time basis. The practice deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to their physical, mental and social development. कि मीन्स कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो उसमें पार्शियली काम कर रहा है, चाहे वो फुल टाइम काम कर रहा है, जो उसकी मेंटल, फिजिकल या इमोशनल ग्रोथ को रोक रही है, तो वो हमारे चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन के अंडर आएगा, चाइल्ड लेबर के अंडर आएगा। Why चाइल्ड लेबर एक्ट नीडेड? कि चाइल्ड लेबर एक्ट क्यों नीड करता है, क्यों जरूरी था जब ये इंप्लीमेंट हुआ 1986 में, तो उस टाइम क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इसकी हमें एक्ट ये बनाना था। The Constitution of India is in the fundamental right article number 24 prohibits child labor। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो हमारा आर्टिकल 24 है उसमें भी चाइल्ड लेबर की प्रोहिबिशन दी हुई है कि किसी भी आप छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन फिर भी लोग ये ऐसा इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, इसलिए ये प्रॉपरली एक्ट बना ताकि उनपे प्रॉपरली मतलब उनपे निगरानी रखी जाए कि कोई भी गलत काम कोई ना करे, किसी छोटे बच्चे से किसी भी तरीके की लेबर मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी ना करवाई जाए जिससे उनकी फिजिकल ग्रोथ पे कोई या मेंटल ग्रोथ पे कोई इफेक्ट पड़े। फिर है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की क्या क्या राइट है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 shall be employed. Central and state policy towards securing the health and the strength of child and prevent child abuse। कि मीन्स इन सब से हमारी क्यों नीड पड़ी, क्योंकि जो हर बच्चे का राइट है कि वो अपने 14 ईयर से कम एज में कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता, चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता। और जो भी स्टेट पॉलिसी हमारी सेंट्रल पॉलिसी है उसमें बच्चों के हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत उनके स्ट्रेंथ मेंटेन रखने के लिए बहुत प्रोविजंस बनी हुई है, जिस और साथ में ही चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए भी ये सब किया गया। Children are given opportunities and facilities for the development in healthy manner। कि वो हेल्दी तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाए। चाइल्ड लेबर के थ्रू उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है या मेंटल ग्रोथ है या सोशल उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। कि ये एक्ट बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। की वही पॉइंट है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट्स में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया। To regulate the conditions of work of children in certain other employments। कि जो कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं जहां पर बच्चे छोटे काम कर सकते हैं, उसमें जहां पे उनकी मतलब वो कर सकते हैं, अलायंस है वहां पर उनकी वर्किंग कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। फिर इसके अंदर है सेक्शन 1। इसके अंदर भी डिफरेंट सेक्शन है हमारे, सेक्शन 26 तक है। तो हम बीच में जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम एक एक करके उसमें पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 में है हमारे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 एंड इट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। कि एक बार से मतलब उस टाइम जब ये एक्ट लागू हुआ था तब से लेकर अब तक ये एक्ट हर जगह पर इम्प्लीमेंटेड है पूरे इंडिया में। सेक्शन 2 में क्या है? दिस सेक्शन डिफाइंस द वेरियस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस अकरिंग इन द एक्ट। के बहुत सारे वर्ड्स मींस जो डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 के अंदर दी हुई है। आपने ध्यान दिया होगा हमने जितने भी प्रीवियस एक्ट किए हैं सभी में डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर है। सेक्शन 1 में उसका टाइटल है कि मींस किस टाइटल से वो एक्ट जाना जाएगा और किस जगह पे वो कब कमेंसमेंट हुई उसकी और किस जगह पर वो एप्लीकेबल है, वो सारा फर्स्ट में होता है। सेकंड में डेफिनेशन यहाँ पे चाइल्ड की दी हुई है, मींस द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स ऑफ एज। एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, इट इंक्लूड्स अ शॉप, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, वर्कशॉप, फार्म, रेजिडेंशियल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, थिएटर और अदर प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट। यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। फिर वर्कशॉप के अंदर
any premises wherein any industrial process is carried on. और occupier का means the person who has the ultimate control over the establishment or workshop. कि ये जो मेन डेफिनेशन है 4 दी हुई है सेक्शन 2 के अंदर। इसमें और भी डेफिनेशन है, लेकिन इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी, क्योंकि ये वर्ड्स हम बार बार रिपीटेडली यूज करेंगे, इसलिए हमने इनकी डेफिनेशन अभी की। नेक्स्ट इज सेक्शन 3। This section imposes prohibition on employment of children in the occupation and processes specified in the schedule part A and B. पार्ट ए एंड बी बहुत ही मतलब एक आपका कॉम्प्लेक्स है, उसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है कि किस किस काम में किसी भी बच्चे को काम नहीं करवा सकते, चाइल्ड लेबर आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। पूरी डिटेल उसकी है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर सारे एस्टैब्लिशमेंट्स के नेम दिए हुए हैं। तो सेक्शन 3 के अंदर वो प्रोहिबिशन लगाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दैट ऑक्यूपेशन। जो भी शेड्यूल 1 के पार्ट ए और बी में मेंशन है, उनमें से किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में किसी भी बच्चे से हम कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। फिर सेक्शन 4 है पावर टू अमेंड द शेड्यूल, कि किसके पास पावर है जो शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट्स मींस कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट not less than 3 months notice of its intention to do so may by that notification add any occupation or process to the schedule and thereupon the schedule shall be deemed to have been amended accordingly. It means कोई भी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को वो ऐड कर सकती है, जो भी हमारे शेड्यूल के पार्ट ए और बी है उनमें से किसी में भी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गेजेट में जो नोटिफिकेशन देती है उसके थ्रू किसी को भी ऐड कर अमेंड कर सकती है। लेकिन जो उसने जब भी ऐसा कुछ ऐड करना है, कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, ऐसा करने से 3 महीने पहले उसे नोटिस देना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। फिर है इसके अंदर हमारा सेक्शन 5। दिस सेक्शन empowers the central government to constitute the child labor technical advisory committee for giving advice। मींस इसके अंदर हमारी टेक्निकल एडवाइजरी बनेगी, जहां पर ये जो जितने भी डिस्प्यूट्स होती हैं, जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, वहां पर सारे सुने जाते हैं, जितने भी केसेस होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। The committee shall consist of a chairman and such other members not exceeding 10 as may be appointed by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही वो अपॉइंट होते हैं और वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और एक चेयरमैन होना चाहिए और बाकी अदर मेंबर्स होने चाहिए। The committee shall have power to regulate its own procedure, कि वो अपने तरीके से काम कर सकती है कमेटी। The committee may, if it deems it necessary to do so, constitute one or more subcommittees and may appoint to any such subcommittee whether generally or by for the consideration of any particular matter। कि किसी भी मैटर पे वो सब कमेटी को भी बना सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है, वहां पे भी मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है। जो हमारी मेन कमेटी जो एस्टैब्लिश होगी चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की करेगी अपॉइंट। फिर हमारा सेक्शन 7 आ रहा है इसके अंदर आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन, के कितने घंटे और कितने हफ्ते में कितने दिन एक चाइल्ड काम कर सकता है। जो स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर उन्हें काम करने की मतलब अलायंस है कि वहां पर जहां पे काम कर वो सकते हैं। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एक्सेस आवर्स, कोई भी एक्सेस आवर्स मींस ओवर टाइम में काम कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। The period of work on each day so fixed that no period shall exceed 3 hours and that no child shall work for more than 3 hours before he has had an interval for rest for at least 1 hour। It means कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर से कम है, अगर उसे किसी जगह पर काम करने की मंजूरी मिल भी जाती है तो भी वो 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और उस 3 घंटे में भी उसे 1 घंटे का रेस्ट मिलना जरूरी है, कंपल्सरी है। The period of work of a child shall not be spread over more than 6 hours, including interval time and time spent in waiting for work। It means टोटल अगर टाइम हम फिर भी दें एक दिन में तो 6 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करना चाहिए और उसमें वो 1 घंटे का रेस्ट टाइम भी इंक्लूड होना चाहिए। मीन्स 3 घंटे लगातार काम नहीं करना, उसके बाद उसे 1 आवर का इंटरवल चाहिए और टोटल 6 आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकता वो किसी भी सिचुएशन में। No child shall be permitted to work between 7 PM and 8 AM। कि मीन्स शाम को 7 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे के बीच में कोई भी बच्चा किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकता है। No child shall be permitted or required to work overtime, ओवरटाइम का काम नहीं कर सकता। No child shall be permitted to work in any establishment on any day on which he has already been working in another establishment। कि अगर किसी जगह पर वो मतलब एक एस्टैब्लिशमेंट में एक दिन काम कर चुका है, अपने 6 आवर्स काम कर चुका है, तो वो उसी दिन में किसी और एस्टैब्लिशमेंट में जाकर काम
नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कोई काम करवाता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट उसे लगेगी। अब ये एक्ट की जो आगे इसके जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे रिपीटेड होंगे जो हमने प्रीवियस एक्ट्स में कर लिए होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर वीकली हॉलीडेज की, एक हफ्ते में एक छुट्टी होनी जरूरी है। कंटिन्यूअस 7 डेज काम नहीं कर सकते। अगर 7 दिन कंटिन्यू काम करेंगे तो फिर अगले हफ्ते में उसे उस अकॉर्डिंगली छुट्टी मिलनी जरूरी है। फिर हमारे इसमें सेक्शन 9 नोटिस टू इंस्पेक्टर की किस तरीके का नोटिस भी देना जरूरी है इंस्पेक्टर को। Every occupier in relation to any establishment in which a child was employed within a period of 30 days send to the inspector a written notice containing the following particulars namely means किसी भी establishment में अगर कोई बच्चा एम्प्लॉय होता भी है तो 30 डेज के अंदर अंदर ऑक्यूपायर का हमने डेफिनेशन की थी कि जिस पर्सन के पास पूरा कंट्रोल है किसी एस्टैब्लिशमेंट का, तो वो 30 दिन के अंदर उसे प्रॉपर एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा इंस्पेक्टर को। द नेम एंड सिचुएशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, द नेम ऑफ ऑक्यूपायर, एड्रेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, द नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। ये मींस एस्टैब्लिशमेंट का नेम और एड्रेस देना जरूरी है, ऑक्यूपायर का नेम और एड्रेस देना जरूरी है, और किस सिचुएशन में उस बच्चे को काम करना है, क्या नेचर है वर्क का, वो भी मेंशन करना रिटन नोटिस में जरूरी है। Nothing in section 7 and 9 shall apply to any establishment wherein any business is carried on by the occupier with the aid of his family or to any school established by or receiving assistance or recognition from government. It means ये जो सेक्शन 7, 8, 9 हमने अभी प्रीवियस सेक्शंस किए हैं उसमें कोई भी अगर आप घर के बच्चों से कोई काम करवा रहे हो तो वो बच्चे इंक्लूड नहीं होंगे उसके अंदर, या किसी स्कूल में आप काम करवा रहे हो तो वो भी चीज इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो मतलब एस्टैब्लिशमेंट जो हमने की है कि किसमें काम कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं। इसमें काम करने की मंजूरी है, बच्चा अपनी मर्जी से काम कर सकता है अगर स्टडी से रिलेटेड हो या कोई ऐसा काम हो जो उसके अपने घर का हो। फिर इसके बाद हमारा आ रहा है सेक्शन 11। इसके अंदर है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, कि हमें एक रजिस्टर हर एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें एक एस्टैब्लिशमेंट में अपना रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, जिसके अंदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ एवरी चाइल्ड सो एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क उसका मेंशन होना चाहिए, नेम और डेट ऑफ बर्थ भी, are the periods of work of any such child and the intervals of rest to which he is entitled. ये भी the nature of work of any child, the such other particulars as will be prescribed, कि proper prescribed जो भी है particulars वो सारे फिल होने जरूरी है उस रजिस्टर में। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 12 में डिस्प्ले ऑफ नोटिस कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3 एंड 14। सेक्शन 3 के अंदर क्या था कि जो भी प्रोहिबिशन है उसका नोटिस लगा होना जरूरी है कि हमारे फैक्ट्री में कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा अगर वो एस्टैब्लिशमेंट शेड्यूल मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में है सेक्शन 3 के। और दिस सेक्शन मेक्स प्रोविजन फॉर डिस्प्ले ऑफ नोटिस इन कॉन्स्पिशियस स्टेट एट एवरी रेलवे स्टेशन और कोर्ट और प्लेस ऑफ वर्क रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, पेनल्टीज एक्सेट्रा इन द लोकल लैंग्वेजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी होना दोनों में जरूरी है कि चाइल्ड लेबर बैन है, आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। इस तरीके के नोटिस भी जगह जगह लगवाना, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में लगवाना जरूरी है। फिर सेक्शन 13 में हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोविजन जो हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में की थी वही सारी इसके अंदर है कि उनकी क्लीननेस का ध्यान देना है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, वेंटिलेशन, डस्ट फ्यूम, ये सारी चीजें वो सारी हर एस्टैब्लिशमेंट में होनी जरूरी है रिगार्डिंग उनके हम चाइल्ड बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी के अकॉर्डिंग जितनी भी होती है ये सारी है। कटिंग ऑफ पावर, सेल्फ कटिंग मशीनरी, ईजिंग ऑफ न्यू मशीनरी, मींस जो भी हमने सारी प्रोविजन की थी सारी इसमें एज इट इज वही है। अगर आपको चाइल्ड लेबर का आएगा तो आप ये सारी प्रोविजन के बारे में जो हमने प्रीवियस एक्ट में हम कर चुके हैं डिटेल में, आपको वो सारी डिटेल मेंशन करनी है। फिर सेक्शन 14 में है पेनल्टीज की, कितनी कितनी पेनल्टी और किस किस सिचुएशन में लग सकती है। Whoever employs any child or permits any child to work in a contravention of the provision of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months, but which may extend to 1 year, or with fine shall not be less than 10,000 rupees. मीन्स अगर किसी भी पर्सन ने सेक्शन 3 की कॉन्ट्राडिक्शन की है जिसमें प्रॉपर डिटेल दी हुई है कि इस एस्टैब्लिशमेंट में आप किसी भी चाइल्ड लेबर को अपॉइंट नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते, अगर वो फिर भी उस जगह पर किसी चाइल्ड लेबर को लगाता है, एम्प्लॉय करता है अपने अंडर, तो उसे मिनिमम 3 मंथ्स की और मैक्स टू मैक्स 1 ईयर की, मैक्स टू मैक्स मीन्स उसे
1 ईयर तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपीज का फाइन या दोनों के दोनों हो सकते हैं। Whoever having been convicted for an offence under section 3 commits a like offence afterwards, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years. It means अगर वो कॉन्ट्रवेंशन फिर भी कंटिन्यू रखता है, वो फाइन इम्पोज होने के बाद या पनिशमेंट के बाद भी, पेनल्टी के बाद भी, तब उसे 6 मंथ्स की या ज्यादा 2 इयर्स की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट में जा सकता है और उसे मतलब जेल में जा सकता है। Whoever any person fails to give notice as required by section 9, fails to maintain a register as required by section 11, fails to display a notice, fails to comply with or contravenes any of the provisions of this act, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 10,000 rupees or both. He means अगर कोई जो हमने प्रीवियस एक्ट में किया है कि प्रॉपर नोटिस देने में इंस्पेक्टर को डिस्प्ले होना चाहिए हर जगह, और एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, कॉन्ट्रवेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो ऐसी चीजें करता है तो उसे 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन 10,000 रुपीज का हो सकता है या दोनों की दोनों चीजें उस पर इम्प्लीमेंट हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 21 के अंदर है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव डिफिकल्टीज which arise in giving effect to the provisions of this act। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि जो भी डिफिकल्टीज इस प्रोविजंस के जो भी प्रोविजंस इस एक्ट की उसे इम्प्लाई करने में आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। Every order made under this section shall as soon as may be after is made before the houses of parliament। मींस जो भी आपने अमेंडमेंट्स करनी है, जो चेंजेस करने हैं या जो डिफिकल्टीज आप हटाना चाहते हो उसके बारे में आपको सब कुछ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने सब कुछ पहले बताना पड़ेगा कि हमारी ये पॉइंट है, फिर वहां पे बिल पास होगा एंड देन वो चीज इम्प्लीमेंट होगी। फिर सेक्शन 22 के अंदर हमारा आ रहा है रिपील एंड सेविंग्स। It is well settled that when a competent authority makes a new law which is totally inconsistent with the earlier law and the two cannot stand together any longer, it must be constructed that the earlier law had been repealed by necessary implications by the later law। It means अगर किसी सिचुएशन में कोई नया लॉ ऐड होता है और नया एक्ट मतलब नई कोई भी प्रोविजन ऐड होती है और वो पुरानी प्रोविजन के साथ इकट्ठे नहीं चल सकती तो पुरानी जो प्रोविजन होती है उसे हटा दिया जाएगा, नई प्रोविजन उसमें ऐड हो जाएगी। The Employment of Children Act 1938 has been repealed by this section। It means जो प्रीवियसली एम्प्लॉयमेंट ऑफ हमारा चिल्ड्रन एक्ट 1938 था जिसे चेंज करके हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 बन गया है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हमने 86 में प्रोविजंस डाली हैं वो उसके साथ मैच नहीं हो रही थी, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन दोनों की हो रही थी, आपस में दोनों इकट्ठे स्टैंड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो पुराना एक्ट पूरी तरह से अबॉलिश करके हमने नया एक्ट चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 जो अब एम्पावरमेंट में है वो बना। तो ये इतना ही है, इसके जो जितने भी मेन सेक्शंस थे हमने सारे आज कवर कर लिए अपने लेक्चर में। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एडिशन कर सकते हो कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, वैसे वो पेपर में नहीं आती, पेपर में एग्जाम में अगर आप पूछा जाएगा तो मेन चीजें ही पूछी जाएंगी, जैसे कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे मतलब चाइल्ड की हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पर काम नहीं कर सकते, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो फिर भी आप इन्हें प्रॉपरली ध्यान से देखिए, पनिशमेंट के बारे में, पेनल्टीज क्या होती हैं, ऑफेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में आप जो मेन टॉपिक्स है वो सारे यहाँ पे हैं, आप ये एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका ये पूरा चेक जो एक्ट है चाइल्ड लेबर एक्ट कवर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम अपना नेक्स्ट एक्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।